इसको कहते हैं एप्सिलॉन जीरो। है क्या ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हम इसका मात्रक और इसका आंकिक मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मात्रक ज्ञात करना है, किसी का भी हमें मात्रक ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला ले लेते हैं जिसमें वह भौतिक राशि हमारी उपस्थित हो। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट कूलाम के नियम में है, वो आपने पढ़ा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। F के अपॉन में हम 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई के या हो जाएगी F गुणा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के R स्क्वायर बराबर क्या होगा Q1 Q2। जिसका मान हमें निकालना है उसको एक साइड में रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड में। हमें इसका मात्रक निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इसको एक साइड में रख दिया। बाकी Q1 Q2 अपॉन F गुणा 4 पाई के R स्क्वायर। इस प्रकार ये इधर गुणा में थे, उधर जाते कहीं में हो गए, भाग में हो गए। अब सबके मात्रक रख देते हैं बस। क्यों का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्यू का मात्रक कूलाम। एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन। 4 पाई के क्या है, ये कांस्टेंट है, इनका कोई मात्रक नहीं है। आर दूरी होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, आर स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक होगा हमारा। इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है, गलत है। यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऐसी गलती नहीं करोगे। अगर अपूर्ण में 2 या 2 से अधिक यूनिट है तो उसको कहीं में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर हम इसको बिना ब्रैकेट लिखेंगे तो ये क्या है, गलत है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ब्रैकेट। इसका ध्यान रखेंगे। अब हम ज्ञात करते हैं एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान। इसका जो मान है वो कितना होता है, जैसे पाई का मान 3.14 होता है तो इसका मान क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 गुणा 10 की पावर 9 करो। इसके अपन में हम रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 4 पाई एप्सिलॉन जीरो गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 इक्वल टू क्या आएगा 1। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड में रखा हमने, बाकी सबको एक साइड में भेज दिया। 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9। मान रख दिया पाई का 1/4, पाई का मान रख दिया हमने 3.14 गुणा 9 और जो 10 की पावर है वो ऊपर चली गई, ऊपर जाते ही होगी -9। अब जो प्रॉब्लम आती है सभी छात्रों को यहां से आगे सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ही कम छात्र है जो इसको सोल्व करते हैं। हम आपको सोल्व करना सिखाते हैं किस प्रकार जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। सबसे पहले सोल्व करने के लिए अगर पॉइंट है तो पॉइंट को हटा लेते हैं। नीचे 2 अंक पे पॉइंट है, 2 अंक से पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। 100 हो गया ऊपर, और 100 होने के बाद नीचे बच गया ये 314 गुणा 9 और 10 की पावर होगी -9। अब क्या करते हैं, 4 से कैंसिल हो गए, 25 आ गया। अब जो भी हमारे पास बच गया उसको लिख देते हैं। ऊपर बच रहा है हमारा 25 और अपोन में बच रहा है हमारा 314 गुणा 9। इसकी गुणा कर ली, मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 गुणा 10 की पावर -9। अब यहां पे देखते हैं क्या कि ये 25 है, बहुत ही छोटी संख्या है। 28 26 क्या है, इसके मुकाबले बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको भाग नहीं दिया जा सकता। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर से कुछ लेना पड़ेगा। तो इसमें से हमने 1000 निकाल लिया। 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो जब 25 में गुणा हो जाएगी, हो जाएगा हमारा 25000 और ये 28 26, और जो हमने 10 की पावर 3 निकाली है
हमारे पास 10 की पावर -9 थी और -3 और हमने इसमें से माइनस कर दी जब हमने निकाल ली। अब ये 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा, डिवाइड करके आएगा 14 13 और 2 से इसको भी डिवाइड कर लिया, ये आएगा 125 और इसके पास 2 जीरो, यानी कि अब हमारे पास जो बच चुका है वो बच गया 12,500 बटे 14 13 और 10 की पावर -12। अब इसको हम आसानी से भाग दे सकते हैं, इसको भाग देंगे, पॉइंट के 3 डिजिट तक हमें भाग देना है। इसको भाग देने के बाद आया 8.846 गुणा 10 की पावर -12, 8.846 गुणा 10 की पावर -12। जो डिवाइड है हमें 3 अंक तक करना है, लेकिन आंसर में हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं। जो तीसरा अंक है, पॉइंट के बाद जो तीसरा अंक है उसका मान अगर 5 या 5 से अधिक है तो उसको 1 मानकर उससे पहले अंक में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो इस 6 को इस 4 में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको 1 मान के इसमें जोड़ दिया, 8.85 गुना 10 की पावर -12 और मात्रा क्या होता है, मात्रा पढ़ा था हमने, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर जो है एक क्षेत्र होगा। अगर इस क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश इसके पास लाए तो उस पर क्या लगता है, एक बल कार्य करता है कूलम के नियम के अनुसार। अगर इस क्षेत्र से बाहर है ये, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस पर बल लगा कूलम के नियम के अनुसार, जो बल की जो डायरेक्शन है वह ये होगी प्रतिकर्षण बल, इस पर यहाँ पे लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वह क्या होगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये इसके एरिया से बाहर है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं है और ये वैद्युत क्षेत्र में है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है, जब भी कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में होगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा। तो इस बल के आधार पर हम वैद्युत क्षेत्र की जो है वह तीव्रता मापते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ये हमारे पास एक आवेश रखा है, क्यों, इसके आसपास ये एक वैद्युत क्षेत्र है। यदि इसमें कोई हम दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर बल कार्य करता है। अगर हमारा पॉइंट है कोई P, इस P पॉइंट पर हमने एक बहुत ही छोटा सा परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। Q0 क्या होता है, एक परीक्षण आवेश, बहुत ही सूक्ष्म आवेश रख दिया। तो इस सूक्ष्म आवेश पर जितना बल लगता है F और जितना आवेश है ये, उन दोनों का जो अनुपात है वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता कहलाता है। इसको सदिश रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सदिश आपने पढ़ा है, जो सदिश राशियां होती हैं उनको वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी क्या परिभाषा होगी, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जिस पॉइंट पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पॉइंट पर हम एक छोटा सा आवेश रखेंगे और उस आवेश पर ये चेक करेंगे कि कितना बल कार्य करता है। कितना बल कार्य करता है, कूलम के नियम के अनुसार इनके बीच बल कार्य करता है और जितना बल कार्य करता है उसको हम इस परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की जो है वह तीव्रता आ जाएगी। और मात्रक क्या होगा, इसका F का मात्रक होगा न्यूटन और Q का मात्रक होगा क्या, कूलम। तो मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति
कूलाम। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई आवेश है हमारे पास और उससे r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश प्लस q एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं और Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। अभी पढ़ा था आपने पहले कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर होता है F बटे Q0। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में रखने पर अब किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उसी परीक्षण आवेश के मान के जो अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर निकालते हैं और किसी बिंदु पर निकालने के लिए उस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखते हैं। परीक्षण आवेश Q0 यानी कि एक छोटा सा आवेश रखते हैं और उस आवेश पर यह चेक करते हैं कि कितना बल कार्य करता है और उस बल को और परीक्षण आवेश के मान को भाग देने से हमें वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो मेन बात क्या है, इस पर लगने वाला हमें बल ज्ञात करना है, F की वैल्यू निकालनी है। तो F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार इस Q0 पर इस Q की वजह से लगने वाला जो बल है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। Q1 का मान Q है और Q2 का मान Q0 है अपॉन बीच की दूरी क्या है r²। इतना बल कार्य कर रहा है। अब हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र है, बराबर अभी पढ़ा था हमने F अपॉन Q0। F का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। Q0 अपॉन क्या होगा r², तो ये था ही, और इसका मान क्या है, इसका मान है Q0 से इसको डिवाइड कर देंगे। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है फार्मूला है। याद रखना, बहुत जगह काम आएगा कि कोई भी हमारे पास आवेश है उससे r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन r²। Q वो आवेश है जिससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और r वह दूरी है जितनी दूरी पर हमें वह पॉइंट है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता निकालनी है। अब इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होती है अभी बताया था, दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है उसकी डायरेक्शन में ही क्या होता है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल है। प्रतिकर्षण बल ऐसे होता है, तो प्रतिकर्षण बल है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगी, यह होगी। तो इस प्रकार हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं।